डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। अभी प्री बोर्ड परीक्षा है आपकी 5 जनवरी से। इसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षाएं होंगी 7 फरवरी से। तो अब और किसी प्रकार के बहाने आप ना बनाएं, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अब अपनी तैयारी को एक मिशन मोड पर लाएं, ताकि अगर पूरे साल गलतियां की हैं तो अब उसको हम ठीक कर पाएँ। समय बहुत कम है, अभी मौसम एकदम बदल रहा है, तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। शादियां भी अटेंड करनी हो तो उसको सावधानी से करना है, ताकि हमारी तैयारी प्रभावित ना हो और हम किसी रोग के चक्कर में ना जाएं। तो हमको अपनी तैयारी के लिए हर एक प्रश्न पत्र को तैयार करना है, हर विषय को तैयार करना है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में यह हमेशा ट्रेंड रहता है कि पुराने प्रश्न पत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमको यदि एक अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना है तो कम समय में हमको महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसी श्रृंखला में हम आज समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र 2024 को इस पर चर्चा करेंगे। यदि छात्र इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। क्वेश्चन है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो भारत में अर्थव्यवस्था का जो चलन है उसमें ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था का ट्रेंड है वह है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार भी काम करती है और बाजार भी, निजी क्षेत्र भी काम करते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करके विकास के काम को आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है आपका, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई? तो सन 2000 में, सन 2008 में, सन 1976 में, सन 1980 में। तो जो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई वह की गई थी 1976 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो कार्यवाही थी वह इंदिरा गांधी सरकार के समय की गई थी और आपातकाल जून 1975 को 25 जून 1975 को लागू किया गया। और इस आपातकाल के दौरान सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी जैसा कार्यक्रम चलाया, जिससे खूब उसकी आलोचना हुई। और उसी संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो भारत में जो भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 5, 3, 4, 2, तो इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जनजातियां क्या होती हैं? तो जनजातियां ऐसे समूह हैं जिनकी रहन सहन, भाषा, उनके विवाह के प्रकार, उनके रीति रिवाज, इसके अलावा वह सामान्यतः जो समुदाय है वह दूसरे समुदायों से बहुत अलग रहता है, भिन्न रहता है, दूरी बनाकर रखते हैं। वो लोग संकोची स्वभाव के होते हैं। ये जनजातियाँ होती हैं। गोंड और भील, सहरिया, बैगा, भारिया, कोरकू, ये सब क्या है? ये जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री संदर्भ में बाजार क्या है?
तो बाजार क्या है समाजशास्त्रीय संदर्भ में? तो यह एक क्या है? संस्था है, एक सामाजिक समूह नहीं है, आर्थिक क्रियाओं का स्थान नहीं है, यह एक संस्था है। नेक्स्ट, भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1997 में, 1998 में, 1999 में, 2001 में। तो यह कब किया गया था राष्ट्रीय नीति की घोषणा? 1999 में। वृद्ध यानी जो जिनकी उम्र 60-65 वर्ष से अधिक हो जाती है उनको वृद्ध कहा जाता है, और इनके कल्याण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नीति बनाई। तो वृद्धों की जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण हो सके, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको अकेलापन भी रहता है, मानसिक समस्याएं होती हैं, देखने सुनने की क्षमता घट जाती है, इसके अलावा उनका रोजगार भी खत्म हो जाता है, तो आर्थिक समस्या हो जाती है। इसलिए उनको पेंशन, वृद्धा पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है। रामास्वामी नायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो रामास्वामी नायकर का नाम जुड़ा हुआ है पिछड़ा वर्ग आंदोलन से। रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था 1925 के समय। इनका नाम महत्वपूर्ण है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो यह है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 21% जनसंख्या किसकी है? जनजातियों की है। भारत में उदारीकरण की नीति कब आई? 1991 में, क्योंकि आर्थिक सुधार भी उसी समय हुए थे। नरसिम्हा राव की सरकार थी और उसमें वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने उदारीकरण की नीति को अपनाया था। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण है अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए, इसके अलावा बाहरी कंपनियों को लाने के लिए, आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए नियमों में ढील देना होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का प्रमुख साधन क्या है? तो टेलीविज़न है भाई, टीवी हर कोई देखता है। जनसंचार यानी जिससे जनता को बहुत सारी जानकारियाँ मिलें, उनका मनोरंजन भी हो, खबरों से रूबरू हों, इसको जनसंचार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम क्या है? रॉबर्ट रेडफील्ड उनका नाम है, कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम। नेक्स्ट आपका, भारत में पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी इसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। और जो पंचायती राज है वह लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? तो भाई 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में स्थान दिया गया है। ओके, 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक रूप से मान्यता मिली हुई है। फिर हम बढ़ते हैं सही जोड़ियों की तरफ। देखिए बच्चों, ये जो 32 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह कभी कभी रिपीट भी होते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं, कभी कभी नहीं, अक्सर रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन शायद जो भी हमने पढ़ा है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, यह अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आया था। ओके, तो चीज़ों को हल्के मत लीजिए और आप वीडियो को पूरा देखा करें। देखिए बच्चे लापरवाही करते हैं, वो अपना समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स में गुजार देंगे, लेकिन यदि पढ़ने के लिए बोला जाए तो ना तो किताब से पढ़ते हैं, और ना ही उनके लिए अगर वीडियो की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो उसको भी रिवाइज नहीं करते हैं।
देखिए, अभी आपके लिए जो समय दिया गया है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस समय भी आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए संकट खड़ा हो सकता है आगामी जीवन में, इसलिए लापरवाही ना करें। ओके, पढ़ते रहिए विदाउट टेंशन। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो लास्ट टाइम में बोझ नहीं होगा। सही जोड़ी बनाते हैं तो पहला गैर सरकारी चैनल यानी प्राइवेट चैनल कौन था? GTV। फिर वैश्विक गांव की अवधारणा ये मैकलुहान द्वारा दी गई थी। ये भी क्वेश्चन अभी आया था पेपर में। बाजार एक सामाजिक प्रणाली है, तो बाजार एक सामाजिक प्रणाली है, ये हैरी M जॉनसन कहता है। फिर आपका संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है? कर्ता। भाई जो काम करेगा वही तो संयुक्त परिवार का मुखिया कहलाएगा ना। फिर आपका पुष्कर का वार्षिक मेला, तो पुष्कर जो तीर्थ है यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है। ओके। दबाव समूह, तो दबाव समूह क्या होते हैं? यही गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, लेकिन ये राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी प्रदान करते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, जनमत को इकट्ठा करते हैं और राजनीतिक दलों से बोलते हैं कि भाई ऐसा काम कराओ तभी आपको वोट मिलेंगे। फिर होता है आपका महादेव गोविंद रानाडे। ये किससे जुड़े हैं? प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं महादेव गोविंद रानाडे। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है? भाई लोकतंत्र में परिवर्तन कैसे हो रहा है? यह जो व्यवस्था बदली है राजतंत्र से लोकतंत्र, किस व्यवस्था के अंतर्गत आया है? तो भारत के संविधान से आया है, क्योंकि संविधान से ही सारे देश की जो शासकीय नीतियां हैं वह बनती हैं। समाज के लिए समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा देश के सभी व्यक्ति संविधान की नज़र में एक समान है, संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। फिर आपका औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जो औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनीकरण आया है, तो मशीनीकरण से हुआ है कि हर जगह मशीनें काम कर रही हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो क्या हो गए हैं? वो बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है और अब सस्ती दरों पर भी लोगों को काम करना पड़ रहा है। फिर आपका भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून सन 2005 में पारित हुआ था। ओके, सन 2005 में, इसको ध्यान रखें। किस वर्ष पारित हुआ महिलाओं की संरक्षण के लिए? 2005। तो घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा यानी कि यदि किसी स्त्री के प्रति कोई भी व्यक्ति उस पर दबाव डालता है या दहेज की मांग करता है या फिर अन्य तरीके से बुरे कृत्य करता है उसके साथ, तो उसको घरेलू हिंसा माना जाएगा। ये महिलाओं के संरक्षण के लिए ऐसा कानून बनाया गया है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा ना कि ससुराल में किसी की हत्या हो गई, मार दिया, प्रेशर डाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, उस समय उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर, ध्यान रखें, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1975। अभी हम इसको राजनीति में भी पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन जो अगला चैप्टर आने वाला है, बहुत विस्तार से मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरीयता जीवन की एक विशेष विधि है, यह कथन किसका है? नगरीयता जीवन की एक विशेष विधि है, यह कथन है लुई वर्थ का।
अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक M.S.A. राव। ओके, यानी अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण जब होता है तो समाज में परिवर्तन आ जाता है। वर्तमान में विभिन्न देश किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण प्रदान करते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं? तो ये ऋण प्रदान करते हैं तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, IMF से। ओके, फिर आपका सत्य असत्य के बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृति का बाजारीकरण भूमंडलीकरण का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। यानी संस्कृति के आधार पर जो हम मार्केट में चीज़ें देख रहे हैं, संस्कृति आजकल बिक रही है, एक देश से दूसरे देश में जा रही है ना। वेस्टर्न कल्चर भी जिसको हम आज पहन ओढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति का काफ़ी प्रभाव हो रहा है। यह सब भूमंडलीकरण का ही परिणाम है, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है और वैश्वीकरण के बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दिया है। जिन्होंने ना देखा हो वो देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन में मतभेद और विरोध का कोई स्थान नहीं होता। ऐसा नहीं है। सामाजिक आंदोलन तभी होते हैं जब किन्हीं दो समुदाय, किन्हीं दो वर्गों के मध्य मतभेद होता है या विरोध होता है, तभी तो सामाजिक आंदोलन होते हैं। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरा। तो पहला क्या हो जाएगा? सत्य है। दूसरा असत्य है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण संयुक्त प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि उदारीकरण होगा तभी तो भूमंडलीकरण हो पाएगा। जब आप देशों को अपने देश में कंपनियों को आने देंगे तब तो व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। चौथा पॉइंट है, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, ये ग्रामीण समाज में होता है। हस्तशिल्प का विकास कुटीर उद्योग में होता है। औद्योगिक समाज में मशीनें आ जाती हैं ना। पांचवा पॉइंट है, सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी हुई एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, धार्मिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम धार्मिक रूप से आक्रामक हो जाते हैं और दूसरों की बातों को बिल्कुल नहीं सुनते हैं और केवल अपने धर्म को अच्छा बताना, दूसरे धर्म को बुरा बताना, और इसके आधार पर राजनीतिक जो खेल करने लगते हैं लोग, इसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। उस सांप्रदायिकता से देश में तनाव होता है। इसलिए सांप्रदायिकता बहुत ही देश के लिए खतरा है। ये कथन सत्य है। आपको बताएं कि सांप्रदायिकता के कारण ही भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था 1947 में, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय एक मुस्लिम संगठन था और हिंदू महासभा एक हिंदू संगठन था। इसके अलावा कांग्रेस में भी हिंदू मुस्लिम की कुछ नीतियां आ रही थीं। समाज में हिंदू इकट्ठे हो रहे थे, मुस्लिम इकट्ठे हो रहे थे। तो जब किसी को अगर इस तरीके से दिमाग में भर दिया जाए कि यह देश आपका नहीं है, यह देश तो हिंदुओं का है, और वही अंग्रेज़ों ने जिन्ना के साथ किया, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान निर्माण के लिए काफ़ी आक्रामक हो रहे थे, और बाद में परिणाम हम सबके सामने है। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया और हमारे लिए वो एक पड़ोसी होने के साथ साथ एक आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। यानी हमारे देश का हिस्सा था, फिर भी एक जो विचारधारा है, एक जो सांप्रदायिकता है, वह दिमाग से नहीं निकल पा रही है। तो किसी भी देश के लिए सांप्रदायिकता अच्छी नहीं है। इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म के प्रति नफरत के भाव नहीं फैलाएं, उस सत्य से अवगत हों। कोई भी भ्रम आपको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। छठवां पॉइंट है इसका, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी।
तो यह कथन गलत है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की थी, लाहौर में की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी विवेकानंद कौन थे भैया? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1997 में की थी। ओके। और स्वामी विवेकानंद का नाम, इनके गुरु का क्या नाम था, तो बताएगा? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। फिर जनसंचार के साधनों के नाम क्या हो सकते हैं? सबको पता है, टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है और न्यूज़पेपर है। दलित आंदोलन के कोई दो उद्देश्य क्या हैं? भाई दलित आंदोलन क्यों हो रहे थे? कि इनके साथ एक तो भेदभाव हो रहा है, उसको समाप्त किया जाए, और मंदिरों में इनको प्रवेश मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, ये इनके उद्देश्य हैं। सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन भी जो समाज में रूढ़िवादिताएं हैं, पाखंड है, कुरीतियाँ हैं, उसको समाप्त करने के लिए, जैसे कि सती प्रथा का अंत करना हो तो उसके लिए भी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। छुआछूत समाप्त करनी हो उसके लिए भी सामाजिक आंदोलन होते हैं। यानी समाज की बुराइयां जो होती हैं उसको ख़त्म करने के, जैसे पर्दा प्रथा को समाप्त करना हो, स्त्री के साथ भेदभाव, है ना, ये सब क्या है? सामाजिक आंदोलन के कारण हैं। फिर जनांगीकी किसे कहते हैं? तो जनांगीकी, जिसको हम जनसंख्या, जनगणना भी कहते हैं, तो जनांगीकी से क्या होता है कि जनांगीकी किसे कहते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे कि जनांगीकी समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों की जानकारी, उनकी संख्या, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा, उनके जीवन स्तर को प्रदर्शित करने वाले आंकड़े होते हैं, इसको जनांगीकी कहते हैं। फिर आता है लिंग अनुपात, जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो समाज में 1000 बच्चों पर, जो 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी स्त्री पुरुष का अनुपात, इसको देखा जाता है तो 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या कम है। अभी भी भारत में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, और हरियाणा में तो और कम है। इसलिए तो 2015 में सरकार ने एक योजना चलाई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ओके। प्रबल जाति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रबल जाति वो होती है कि किसी क्षेत्र में ऐसी जाति जिसका दबदबा व्यापक रूप से रहता है। यहाँ उच्च जाति का मतलब नहीं है कि कोई उच्च जाति है तो प्रबल जाति है। कोई भी जाति जो जिस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करती है, राजनीति में रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, उनको हम प्रबल जाति कहते हैं। परिवार के दो उद्देश्य क्या हैं? तो परिवार एक तो समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार रहेगा तो समाज बनेगा, और परिवार से सभी प्रकार के जो काम होते हैं इंसान के, वो बट जाते हैं। घर के काम स्त्री करती है, तो बाहर का काम कोई पुरुष करता है, कमाने जाता है, नौकरी करता है, खेती करता है, और जो दादा दादी होते हैं वो भी बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इसके अलावा परिवार का एक उद्देश्य क्या है? परिवार में कोई भी एक पुरुष एक महिला विवाह के द्वारा अपना जीवन यापन गुजारते हैं। इसको हम परिवार का उद्देश्य लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए स्पष्ट रूप से। पूर्वाग्रह का अर्थ लिखिए। तो पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर एक ऐसा विचार अपने अंदर लाएं जो कि मनगढ़ंत हो। जैसे कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो देखने में थोड़ा बुरा लग रहा हो, तो हम सोच लेंगे कि ये आदमी खराब है। या बहुत अच्छा लग रहा हो तो हमको लगे बहुत अच्छा है, लेकिन वो हो सकता है कि आपके लिए वास्तव रूप में अच्छा ना हो। जैसे कि एक कहावत है कि
बुरी नज़र वाले तेला मुंह काला। तो मुंह काला, तो काले रंग के प्रति एक हमारा पूर्वाग्रह आ गया है कि काला रंग बुरा होता है, तभी तो किसी का मुंह काला करने के लिए बोलते हैं ना। लेकिन काला रंग इतना भी बुरा नहीं है। काले रंग से अच्छी चीज़ें भी तो होती हैं। व्यक्ति को काजल लगाया जाता है बच्चों को, और ब्लैक बोर्ड जिस पर बच्चे पढ़ते थे अभी तक, अब तो ग्रीन बोर्ड हो गया है। इसके अलावा काला रंग जो कि रात जब अंधेरी हो जाती है तो कालापन दिखता है। तो अगर रात नहीं होगी तो व्यक्ति सोएगा कैसे, नींद नहीं आएगी उसको। और भी अन्य जगह काला रंग जो है उसकी भी आवश्यकता हमको पड़ती है। वो आजकल तो लोग उसको कपड़े पहनने में उपयोग कर रहे हैं, काले रंग को अच्छा मान रहे हैं। तो इसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं कि पूर्वाग्रह का अर्थ हो जाएगा कि किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर उसके बारे में वास्तविक जानकारी ना रखते हुए उसको अच्छा मान लेना या बुरा मान लेना, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित है, यानी मनुष्यों के बीच होने वाले भेदभाव और छुआछूत की परंपरा को अस्पृश्यता कहते हैं, जिसको आर्टिकल 17 में संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल करके अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि इसके आगे भी आपको पढ़ने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो हम आगे प्रश्नों पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दें ताकि उन तक भी इस चीज़ को पहुंचाया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आपकी पढ़ाई के लिए भी शुभकामनाएं। अच्छे नंबरों से पास हों। नमस्कार।